स्वागत है आपका अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। तफसील से जानेंगे अहम खबरें और सबसे पहले बात करेंगे वित्तीय स्थिति पर। कैबिनेट सब कमेटी की हुई पहली बैठक की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। फाइनेंस से जुड़े हर मसले को जनता के समक्ष रखा जाएगा, ये उप मुख्यमंत्री ने कहा है। कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकें होंगी। 1 महीने के भीतर कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखेगी। रिपोर्ट गोपनीय होगी। आर्थिक मोर्चों पर पूरी तरह जयराम सरकार नाकाम रही है, ये भी अग्निहोत्री ने आरोप लगाया है। रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाई है पूर्व की सरकार, ये भी आरोप उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्वेत पत्र लाने की तैयारी सुखू सरकार ने की है और उससे पहले वित्तीय स्थिति पर कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी की ये बैठक हुई है। 2 अन्य मंत्री इस सब कमेटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। फाइनेंस से जुड़े हर मसले को जनता के सामने रखा जाएगा, ये उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि रिसोर्सेज जनरेट करने के मामले में जयराम सरकार पूरे तरीके से नाकाम रही है। कैबिनेट सब कमेटी की 2 बैठकें होनी है। 1 महीने के भीतर कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखेगी। रणबीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, कैबिनेट सब कमेटी की ये पहली बैठक हुई है, क्या कुछ अहम इस बैठक से निकल कर आया है सामने? देखिए, जो उप मुख्यमंत्री ने जो ब्रीफ किया है, उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से ये जो है गोपनीय दस्तावेज है, इससे संबंधित जो है बातें वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बड़ी खबर इसमें यही निकल कर आई है कि 1 महीने के भीतर ये श्वेत पत्र तैयार कर दिया जाएगा और उसे ये जो कैबिनेट सब कमेटी है वो कैबिनेट के समक्ष रखेंगे। उसके बाद कैबिनेट ये तय करेगी कि इस श्वेत पत्र को जारी करना है, जनता के समक्ष जो है सारी सच्चाई लाई जाएगी। देखिए, एक बात इसमें बिल्कुल साफ है जो मुकेश अग्निहोत्री ने कही कि फाइनेंस से संबंधित हर उस पहलू को जो है इस श्वेत पत्र में शामिल किया जाएगा, चाहे वो कर्ज को लेकर बात है, चाहे वो पूर्व के समय में जो वित्तीय प्रबंधन की बात कही जा रही थी जयराम ठाकुर की तरफ से, और उन सारे पहलुओं पर जो है ये विस्तृत रिपोर्ट होगी। और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि हर पहलू पर जो है बारीकी से नजर डाली जाएगी और ये गोपनीय दस्तावेज है। और ये भी उन्होंने कहा है कि गलत आंकड़े जो है पूर्व की सरकार ने पेश किए थे फाइनेंस से रिलेटेड और पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति के साथ खिलवाड़ किया गया। जो रिसोर्स जनरेशन की जो बात कही जाती थी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कही जाती थी, वो सरकार की तरफ से किया नहीं गया, पूर्व सरकार की तरफ से। यहाँ तक कि हिमाचल की हक की जो लड़ाई बाहरी राज्यों से लड़नी थी बीबीएमबी के रूप में, चाहे केंद्र सरकार के समक्ष जो है अपनी बात रखनी थी, वो लड़ाई पूर्व की सरकार लड़ नहीं पाई, जिसके चलते ये अब जो है कर्ज का पहाड़ हिमाचल पर जो है बन गया है। और इसको लेकर अब 2 बैठकें और कैबिनेट सब कमेटी की होगी। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और अगर हम इस पूरी स्थिति को ऐसे समझें तो कई सवालिया निशान खड़े होते हैं और सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि जो परिस्थितियां इस वक्त अगर फाइनेंशियल एंगल से देखा जाए, इसको अगर फाइनेंशियल चश्मे से देखा जाए, तो प्रदेश में कई वादे करके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। प्रदेश में कर्ज का बोझ प्रदेश के ऊपर बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो कर्मचारियों की बकाया पेंशन है वो भी देनी है, उसका भी वादा ऐलान सरकार ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हर मोर्चे से, फाइनेंशियल मोर्चे से सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब श्वेत पत्र लाने की तैयारी जब सरकार ने कर ली है, तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक तरफ जनता के सामने हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल स्टेटस को कांग्रेस सरकार दिखाएगी, दूसरी तरफ किस तरह से वो तमाम वादों को कांग्रेस सरकार पूरा करेगी। क्योंकि अगर 2024 के आम चुनावों को भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर इस परिस्थिति में कांग्रेस के सामने वो चुनौती भी नजर आ रही है। राज्य सरकार जो है पूरी नीति के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसा नजर आ रहा है कि जो वायदे कांग्रेस ने चुनावों के समय किए थे और उनको पूरा करने की बात भी कही जा रही है। मुख्यमंत्री एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें 4 साल का वक्त लगेगा। इस श्वेत पत्र के जरिए एक सच्चाई
राज्य सरकार जनता के समक्ष रखना चाहती है कि देखिए श्वेत पत्र जो है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है अपने आप, उसमें सारी सच्चाई जो है जनता के सामने आएगी, चाहे वो पूर्व सरकार के समय में चाहे वो कर्ज लिया गया होगा, किसी को जो है मदद की गई होगी, किस मद में कितना पैसा खर्चा किया गया, किस योजना पर कितना पैसा खर्च किया गया, और हमारी आमदनी की बात कही जाती है कि हमने जो है केंद्र से मदद के अलावा हमने अपनी जो है आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। अगर वो जो कदम उठाए, जो उपलब्धियां गिनवाती थी जयराम सरकार, उसकी भी सच्चाई यहां पर सामने आएगी इस श्वेत पत्र के जरिए। तो कुछ सरकार ये चाहती है कि एक बार पूरी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति का हर एक पहलू जनता के समक्ष रखा जाए, उसके बाद राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। देखिए हम जिस तरह से पहले चर्चा कर रहे थे, एक बार स्थिति जनता के समक्ष आएगी तो उसके बाद राज्य सरकार जो ये दावा कर रही है कि 4 सालों में हम आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, तो वो नीतियां चलेगी, तो राज्य सरकार के पास एक बड़ा प्रूफ ये रहेगा कि एक तो श्वेत पत्र होगा एक तरफ, जब हम 1, 2 या 3 साल बाद जब हम आंकलन करेंगे सरकार की रिपोर्ट जब हम देखेंगे, तो वो श्वेत पत्र जो है एक डॉक्यूमेंट रहेगा कि क्या सही मायनों में इस सरकार ने काम किया या नहीं किया। जी ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है रणबीर कि श्वेत पत्र जो कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार लाने की तैयारी कर रही है, वो सिर्फ इस मंशा के साथ कि प्रदेश की जनता के सामने आर्थिकी की हकीकत पेश की जा सके, और ये कहा जा सकता है कि इससे प्रदेश के विकास पर और जनता के साथ किए वादों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और एक नीतिगत तरीके से प्रदेश में सरकार आगे बढ़ेगी। रणबीर, इस पूरे मुद्दे पर नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और एचपीयू में छात्र पर तेज धार हथियार से वार किया गया है। छात्र की आंख और चेहरे पर तेज धार हथियार से वार किया गया है। घायल छात्र का आईजीएमसी में इलाज जारी है। प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 451, 147, 148, 149, 232, 506 के तहत यह मामला दर्ज किया है। एचपीयू के वाईएस परमार हॉस्टल में यह लड़ाई हुई है। एचपीयू में एमबीए का छात्र है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एचपीयू प्रशासन ले सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर, 30 जून से पहले एचपीयू को नया वाइस चांसलर मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक एचपीयू को 26 से 30 जून के बीच ये नया वाइस चांसलर मिल सकता है। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था का बड़ा बयान सामने आया है। एचपीयू में गैर कानूनी तरीके से निर्णय लिए गए हैं और इनकी जांच होगी। गलत तरीके से निर्णय लिए गए हैं, इन पर जांच की जाएगी और सरकार इनकी जांच करेगी। ये विधायक हरीश जनार्था का बयान सामने आया है। साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 30 जून से पहले एचपीयू को नया वाइस चांसलर मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को 26 से 30 जून के बीच नया वाइस चांसलर मिल सकता है। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एचपीयू में गैर कानूनी तरीके से कई निर्णय लिए गए हैं और इन सभी निर्णयों की जांच होगी और सरकार इन सभी निर्णयों की जांच करेगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि 30 जून से पहले एचपीयू में एक नया वाइस चांसलर नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने ये बयान दिया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, ये विवाद कोई नया नहीं है। सालों से वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर यह विवाद होता रहा है और एक बार फिर से यही विवाद पनपा है। स्थानीय विधायक ने भी इसको लेकर बयान दिए हैं। जरा तफसील से बताइए, ये पूरा मामला क्या है? राजेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा तफसील से बताइए, ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से, किस आधार पर स्थानीय विधायक ने ये बयान दिया है?
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजेंद्र से जुड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जो भी एचपीयू में अभी तक निर्णय लिए हैं उनकी दोबारा जांच की जाएगी। स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने यह बयान दिया है और 30 जून से पहले एचपीयू में नया वाइस चांसलर नियुक्त किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप एचपीयू कैंपस की देख रहे हैं, जहां एक बार फिर से वाइस चांसलर को लेकर यह विवाद पनपा है। बड़ी खबर इस वक्त के सामने निकल कर आ रही है, जहां हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को 30 जून से पहले नया वाइस चांसलर मिल सकता है। इसी के साथ स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व में एचपीयू में जो भी निर्णय लिए गए हैं वो गैर कानूनी है और उन निर्णयों की सरकार आगे आने वाले समय में जांच करवाएगी। एचपीयू में जो भी गलत फैसले हुए हैं उनकी जांच होगी। ये बयान दिया है स्थानीय विधायक हरीश जनार्था ने। और एक बार फिर से वाइस चांसलर को लेकर ये विवाद यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक बार फिर से ये विवाद यहां पर खड़ा हुआ है और स्थानीय विधायक ने जरा तफसील से बताइए कि किस आधार पर यह बयान दिया है और कौन से वो बड़े निर्णय हैं जिनकी जांच की बात की जा रही है। राजेंद्र। जैस्मीन, जब से प्रदेश में सरकार बदली है तब से लेकर छात्र संगठनों की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले समय में, पिछले 3 सालों में पूर्व सरकार के समय में जो भर्तियां एचपीयू में हुई है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ में हुई है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ में हुई है या फिर मॉडल स्कूल जो एचपीयू का है वहाँ पर जो भर्तियाँ हुई हैं, तमाम भर्तियों के ऊपर लगातार एचपीयू के स्टूडेंट्स, छात्र संगठन और कांग्रेस लगातार सवाल उठाते रहे और विधानसभा में भी ये सवाल काफ़ी गूंजा, जिसके बाद अब क्योंकि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, प्रोवीसी अब नए नियुक्त हो चुके हैं, धीरे धीरे नए स्टाफ भी नियुक्त किया जा रहा है। और ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है वो यही है कि 26 से 30 जून के बीच में नया वीसी भी एचपीयू को मिल सकता है। तो ऐसे में फिर सवाल ये न्यूज़ 18 की तरफ से पूछा गया था स्थानीय विधायक से, जो ईसी के मेंबर भी है एचपीयू के, तो उन्होंने कहा कि जो पीछे गड़बड़ियाँ हुई हैं, जिनकी आवाज़ छात्र संगठन और कांग्रेस के प्रतिनिधि लगातार उठाते रहे हैं, उन सब की जांच आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने के भीतर में शुरू कर दी जाएगी। और अगर सरकार ये जांच शुरू करती है तो फिर कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, क्योंकि लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं भर्तियों के ऊपर और कई निर्णय ऐसे हैं और सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं छात्र संगठनों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से भर्तियाँ पिछले कुछ समय में हुई है, इसके अलावा निर्णय जो पिछली सरकार के समय में हुए हैं उनके ऊपर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में एक संकेत विधायक ने दे दिया है, ईसी के मेंबर क्योंकि हैं, ऐसे में ईसी ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी बॉडी है, तो ऐसे में ईसी के मेंबर अगर और वो भी विधायक, स्थानीय विधायक अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो फिर उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले समय में जांच एचपीयू में हो सकती है और कई बड़े खुलासे जो जिनके आरोप छात्र संगठन लगा रहे हैं और कांग्रेस जिसकी बात लगातार कर रही है, चाहे वो कांग्रेस के वर्तमान में मंत्री विक्रमादित्य सिंह की बात हो, अनिरुद्ध सिंह की बात हो, लगातार सवाल सदन में। और वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह, उन्होंने भी हमने देखा जब सरकार बनने से पूर्व जब भाजपा की सरकार थी और अंतिम सत्र था तो ठाकुर सुखविंदर सिंह की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए गए थे। और इस सत्र की अगर हम बात करें विधानसभा सत्र की, तो धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर, उनकी तरफ से लगातार भर्तियों को लेकर हुई गड़बड़ियों को लेकर सवाल विधानसभा में उठाए गए थे। ऐसे में उन तमाम सवालों के ऊपर आज प्रश्न न्यूज़ 18 की तरफ से पूछा गया था। उसके जवाब में विधायक ने कहा कि ये जो तमाम गड़बड़ियां हुई हैं इनके ऊपर सरकार जांच करेगी और जैसे ही वीसी नियुक्त हो जाएंगे तो कुछ समय में फिर बड़ी जांच हो सकती है। और उन्होंने संकेत दिया कि कई खुलासे भी इस जांच में हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूर, और रैंकिंग क्योंकि एचपी यूनिवर्सिटी की लगातार गिरी है और पिछले कुछ समय से लगभग 4 वर्षों से 200 से नीचे एचपी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग में 200 से बाहर है। तो
ऐसे में बड़ा सवाल ये भी था जिस प्रकार से सुविधाएं एचपीयू यूनिवर्सिटी में हैं, स्टाफ की कमी हो या फिर अन्य चीज़ें हैं, उनको सुधारने की बात भी ईसी के मेंबर और स्थानीय विधायक हरीश जनार्था की तरफ से की गई। तो कई आज कार्यक्रम में मौजूद होने के लिए वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय गए थे और उसी दौरान न्यूज़ 18 के सवाल के ऊपर हरीश जनार्था ने तमाम जवाब दिए। जी जैस्मिन। ठीक है राजेंद्र, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, एचपीयू में ही छात्र पर तेज धार हथियार से हमला हुआ है। छात्र की आंख और चेहरे पर तेज धार हथियार से वार किया गया है। घायल छात्र का आईजीएमसी में इलाज जारी है। प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर कर जांच शुरू कर दी है। आईपीसी की धारा 451, 147, 148, 149, 232, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एचपीयू के वाईएस परमार हॉस्टल में ये लड़ाई हुई है। एचपीयू में एमबीए का छात्र है और जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई एचपीयू प्रशासन करने वाला है। राजेंद्र लगातार इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, किस वजह से, किस मंशा के साथ ये हमला किया गया है और क्या अतिरिक्त जानकारियां इस पूरी खबर को लेकर मिल पाई हैं? जस्मिन, देर रात का ये मामला है जब एचपीयू में जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, हालांकि जांच के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन पहले गाड़ी की पार्किंग पर हल्का फुल्का विवाद छात्रों के बीच में हुआ। उसके बाद मामला शांत हो गया क्योंकि विवाद बहुत हल्का फुल्का था और सभी छात्र अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन वाईएस परमार छात्र में जो घायल छात्र है उसने जो बयान पुलिस में दिए हैं उसके अनुसार, और हमारी जब उससे बात हुई, हालांकि अभी वो स्थिति में नहीं है कि वो मीडिया के समक्ष आ सके। इलाज उनका आईजीएमसी में चला है, लगातार टेस्ट उसके हो रहे हैं। तो उनका कहना है, एमबीए 4th सेमेस्टर का ये छात्र है, इसका कहना है कि जब वो अपने कमरे में थे तो फिर एक छात्र ऊपर आए और ज़बरदस्ती उसके कमरे की जो लॉक था उसको तोड़ा। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया बार बार खटखटाने के बाद, तो उसके बाद ये सभी छात्र जिन्होंने हमला किया ये शराब के नशे में थे। फिर वहाँ पर छात्र के साथ हाथापाई की। उसके बाद फिर सुरक्षाकर्मी जो हॉस्टल में तैनात होते हैं वो जब ऊपर आए रूम के पास शोर सुन के, फिर उसके बाद जब वो सभी छात्रों को समझा बुझा के ले गए और मामला शांत हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से छात्र आए और ये छात्र क्योंकि अपने कमरे का लॉक टूट गया था इसलिए दूसरे जो नज़दीक का कमरा था, साथी था, उसके कमरे में जाकर सोने के लिए चले गए थे। लेकिन दोबारा से ये छात्र आए। राजेंद्र, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है और जो जानकारियां आप दे रहे हैं, इसके भीतर से कई सवाल खड़े होते हैं कि हॉस्टल्स के बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं वो क्या कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल है। फिर नशे में धुत छात्र हॉस्टल कैंपस में कैसे पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल है। प्रशासन क्या कुछ इसको लेकर कदम उठा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। नजर आप बना के रखें। राजेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का बखान करते हुए कहा कि साल 2014 से लेकर अब तक देश ने जो बुलंदियों को छुआ है, साल 2014 से पहले उसकी रफ्तार बेहद धीमी थी। वहीं उन्होंने भावी चुनावों को लेकर भी अपनी रणनीति को साझा किया। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कुछ कहा, सुनिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इन दिनों कांगड़ा के दौरे पर हैं और खास बात यह कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप धर्मशाला आए, कांगड़ा आए, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। न्यूज़ 18 का और न्यूज़ 18 के दर्शकों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। सर, हम यही जानना चाहेंगे कि क्या स्केड्यूल रहने वाला है, कांगड़ा आप आए हैं, क्योंकि कांगड़ा को वैसे भी सियासी राजधानी कही जाती है, वैसे भी दूसरी राजधानी भी है। भारतीय जनता पार्टी इस महीने एक देश भर में महा अभियान लेकर के चली है। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 साल सुशासन के, गरीब कल्याण के, सेवा के, और उस दिशा के अंदर हर घर जाना, संपर्क करना और मोदी सरकार के बारे में लोगों से चर्चा करना, मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड वो जनता तक पहुंचाना, इस अभियान की दृष्टि से हमारा जिलों का प्रवास है। और इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कांगड़ा का
प्रवास है, कुल्लू का प्रवास है, हमीरपुर और बिलासपुर का प्रवास है। एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान की बात भी कर रही है और नीतियों को और नियत को भी जनता तक पहुंचा रही है। दूसरी तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी वो बाहर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली ही हमारी खतरे में है और एक ही शख्स के पास सारी संस्थाएं हैं। इन सब को लेकर आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट उन्होंने तो ये कहा कि अगर भगवान भी आएगा मोदी जी से बात करेगा तो वो भगवान भी सस्पेंस में पड़ जाएगा। भारत महान देश है, भारत आजाद देश है, भारत ने लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया, परंतु भारत का कोई नेता विश्व के किसी भी देश में जाकर भारत के प्रति अगर गलत बातें करता है, भारत की जाति व्यवस्था, भारत के और लोगों की अवस्था, उसकी चर्चा करता है और वो भी गलत करता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा से महरूम रह रहे गांव खोरड़ के लोगों को अब सड़क मिलने की उम्मीद जागी है, क्योंकि नादौन के गोइस पंचायत के गांव खोरड़ को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। बीते दिनों ही स्थानीय लोगों ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात करके रोष व्यक्त किया था और पूर्व 4 सैनिकों ने अपने सेना मेडल वापस लौटाने के लिए उपायुक्त हमीरपुर के पास पेशकश भी की थी, जिसके चलते उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा ने ग्रामीणों को 2 दिनों के भीतर सड़क का काम शुरू करने का आश्वासन दिया। यहाँ पर एक्चुअली कई वर्षों से ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ घरों के लिए जो रास्ता है वो एम्बुलेंस रोड की सुविधा नहीं है और अक्सर बारिश के मौसम में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उस मौसम में और बिजाई के लिए यहाँ तक कि ट्रैक्टर ले जाने के लिए भी लोगों को बहुत असुविधा होती है और लोग अपनी रोजी रोटी अपना एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो रास्ता चाह रहे थे और यहाँ पर जो है सरकारी जमीन का कुछ पैच है लगभग 3 मीटर का, जिसके थ्रू उन्होंने रास्ता चाहा है। तो आज उसका मौके का निरीक्षण किया गया। कुछ पैचेस में कुछ जगह पर जो है 3 मीटर का रास्ता पूरी तरह से संभव ना होकर प्राइवेट लैंड भी है, तो वहां पर लोगों से बातचीत की गई और उन्होंने ये सहमति जताई कि जहां जहां पर उनकी निजी भूमि है वहां पर लोग निजी भूमि का दान करके रास्ता बनाना चाहेंगे। जो एसडीएम साहब आए थे आज, तो एसडीएम मैम ने जो भी मौके का मुआयना किया और मौके पे जो पाया और ग्रामीणों को जिस तरीके से समझाया कि सरकारी रास्ते के साथ एक पार्टी का कोई डिब्यूट है, उन्होंने बताया कि सिलेक्शन है, तो बोला कि अगर पार्टी बीच में स्टे ले आती है तो काम तो शुरू नहीं होगा अगर स्टे आने के बावजूद। अन्यथा जो इस वक्त सरकारी डॉक्यूमेंट में जो रास्ता लगा है हम तो उसी को मान्य, हमारे लिए वही मान्य होगा। करेक्शन में हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें सोलन, कसौली, कंडाघाट, नालागढ़ और अर्की में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें सुबह 9 बजे से जिला के सभी उपमंडल में मॉक ड्रिल शुरू हुई। सोलन में शिवालिक बायोमेटल, चंबाघाट में रासायनिक रिसाव और बाढ़ आने की स्थिति को दर्शाया गया, जहां पर एनडीआरएफ, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने मिलकर राहत बचाव कार्य किया। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।